देन उसके बाद से आज एंशियंट इंडिया में जो वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं उसमें जो लाइफस्टाइल वाला पार्ट है उसको लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि आप देखते हैं कुल मिलाकर के 300 नंबर का पेपर है और आपको 6 प्रश्न लिखने हैं। आपका एंशियंट से एक है, मिडिवल से एक है, मॉडर्न से एक है और आपका वर्ल्ड से एक है। पर एक आपको ऐड करना होगा। जैसे अभी एंशियंट पढ़ रहे हैं तो मानिए कि एंशियंट से ही 2 हम लोग लिख लेंगे, वर्ल्ड पढ़ेंगे तो सोचेंगे वर्ल्ड से ही 2 लिख लेंगे, मिडिवल पढ़ेंगे तो सोचेंगे मिडिवल से 2 लिख लेंगे। तो ये हमारे चॉइस पर है। मैंने पहले ही बोला है एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है और आपके पास 30 मिनट के आसपास का समय है। तो आप मान कर चलिए कि 50 नंबर क्वेश्चन में आप 50 वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 मार्क्स के लिए 1 वाक्य मान लीजिए। और ऐसे भी 30 मिनट में आप 50 वाक्य या 60 वाक्य तक ही जा सकते हैं। नॉर्मली आदमी 1 मिनट में 2.25 वाक्य तक लिख पाता है। तो ये बातें हैं। अब सबसे पहले हम लोग एंशियंट से जो पढ़ाई शुरू की है उसमें आप सबको मैंने एक प्रश्नों का जो प्रवृत्ति है वो दिया होगा, जिसमें कि आप देखते हैं कुल 8 टॉपिक थे। एक था आपका प्री हिस्ट्री, दूसरा हड़प्पा, तीसरा वैदिक, चौथा बौद्ध जैन, 5वां मौर्य, 6ठा पोस्ट मौर्य, 7वां गुप्ता, 8वां पोस्ट गुप्ता। तो ये जो 8 टॉपिक थे उसमें सारे आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस बार जो 67वीं बीपीएससी परीक्षा हो रही है उसमें आप पाएंगे कि 2 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो आपका है, एक है वैदिक पीरियड और एक है आपका पल्लव चोल का कला और चोला का एडमिनिस्ट्रेशन। ये को कैटेगरी 1 में रख सकते हैं। कैटेगरी 2 में जो आपका टॉपिक्स है उसमें जो अदर्स हैं जैसे कि आप हड़प्पा है उसको कैटेगरी 2 में रखें। उसके बाद बौद्ध जैन है और कुछ और टॉपिक्स भी है। पर हम लोग अभी वैदिक की बात कर रहे हैं। वैदिक में मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताया था कि वैदिक में जो प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न बीपीएससी का मेनली जनजीवन पर ही दोस्तों पूछा है, जिसमें ये पूछता है कि लाइफस्टाइल के 4 पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल। कल्चर में खासकर जो रिलीजियस लाइफ होता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार पूछा है ओवरऑल वैदिक सभ्यता का वर्णन करें। उसमें भी 80-90% तो जनजीवन पर ही लिखना है। लेकिन वैदिक सभ्यता में कुछ बातें सामान्य बातें भी हो सकती हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक काल का जो एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं उसकी बातें आ जाती हैं कि हिस्ट्री में हमारे भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता से ही हिस्ट्री का ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट शुरू दिखाई पड़ता है। हड़प्पा की जब तक खुदाई नहीं होती तो पूरा पढ़ाई ही यहीं से शुरू होता था। 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई हुई, आगे आप सब जानते हैं हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, चान्होदरो और कई सारे क्षेत्रों में हड़प्पा का विस्तार हुआ। पर उसके पहले पूरी पढ़ाई 1920 तक तो सिर्फ वैदिक से ही प्रॉपर पढ़ाई होती थी। उसके बाद हड़प्पा एक टॉपिक का अंग बना। इसी में आप पाएंगे कि एक सामान्य परिचय हड़प्पा में आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी की आदत है क्वेश्चन पूछ देता है कि वैदिक सभ्यता का वर्णन करें। तो ये सपाट सवाल है, दिखने में बड़ा इजी रहता है, इसमें कोई भी लिख देगा। पर होता क्या है कि कई बार सपाट दिखने वाले सवाल का जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए बहुत बेहतर होना चाहिए। टिपिकल में तो क्या है कि उसके करीब आप पहुंच गए तो काम चल गया, पर जब वहाँ स्ट्रेट क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको सारी बातों को कुछ लाइनों में ही लिखना है। जैसे कि कल एक हम क्लिप डाले थे, अपने स्टूडेंट हैं यहाँ की पूजा कुमारी। तो पूजा कुमारी क्लास में बहुत बोल्डली बोली। देखिए सच्चाई वाला सब खुला बोल देता है। इस बार 65वीं में डीवाईएसपी पद पे चयनित हुई हैं। तो बोले कि आपको अटपटा लगेगा कि कमीशन की तैयारी वाले बच्चे ये बात कहे कि रटो और छापो, पर ये बात वो पहली बार नहीं बोली, इसके पहले भी उसका सिलेक्शन हुआ था। और एक हम लोग का ब्रांच खुला था टेस्ट के लिए उधर मुसल्लपुर हाट मछला टोली में, वहाँ पर भी बोलती है कि रटाई और छपाई की बात है कि हिस्ट्री और पॉलिटी को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। यही नहीं, कृष्ण कुमार जी हिस्ट्री ऑप्शनल से स्टूडेंट थे, डीवाईएसपी हुए 63वीं में। 63वीं में सिर्फ 6 ही तो डीवाईएसपी का पद था। अब उनसे पूछिएगा वो भी बोलेंगे
कि जो चीज़ आ रहा है उसको कितना अच्छा से आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर लिख लेते हैं प्रैक्टिस, तभी वही मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी जो मैं बार बार जो दोहराता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आप वैदिक काल का इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनें ज़रूर याद रखिएगा कि हड़प्पा की खुदाई के पहले भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहीं ना कहीं वैदिक काल से शुरू होती थी, 1। नंबर 2, वैदिक पीरियड जिसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है, उसके 2 कालखंड हैं। पहला पार्ट पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल है और दूसरा कालखंड जो है वो आपका उत्तर वैदिक कालखंड है। यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, एक वर्ड सुनते हैं वैदिकोत्तर, या इंग्लिश में कहें तो पोस्ट वैदिक पीरियड। ये वैदिकोत्तर का मतलब है जो कंप्लीट 600 BC के बाद का दौर है, जिसको आप बौद्ध जैन में देखते हैं। तो एक बात तो यह रही, इसी में आप पाएंगे कि तीसरी बात कि हिस्ट्री की परिभाषा होती है कि इतिहास बीती घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन होता है, और कंटिन्यूटी एंड चेंज उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। अभी जो कंटिन्यूटी एंड चेंज वाला फैक्टर है, ये आपको वैदिक काल से प्रॉपरली दिखाई पड़ेगा। दैट मीन्स कि वैदिक काल में जो आप लाइफ स्टाइल अभी पढ़ने वाले हैं, चाहे उसका पॉलिटिक्स हो, चाहे उसका इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, रिलीजन हो, वो अपने कंटिन्यूएशन में आगे बौद्ध जैन में भी है, मौर्य में भी है, पोस्ट मौर्य में लगातार बढ़ते रहता है, और अपने समय के अनुसार से बदलाव भी होता है। जैसे अगर 2020 का इतिहास हम बात करें, इतिहास कुछ और नहीं है, एक प्रकार से पिछला करेंट है। बस उसको पढ़ते समय में क्या ध्यान देना है कि वो एक क्रमवार पढ़े, उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में बांट करके पढ़े, और वो कोई साक्ष्य के आधार पर जो बात करे वो साक्ष्य के आधार पर हो। इसलिए ये सबसे ज़्यादा सपाट विषय है और पॉपुलर विषय भी है। और कई बार हम कहते हैं कोई और विषय समझ में नहीं आता, तो इतिहास पे जा सकते हैं। मैं भी विज्ञान से हूँ और विज्ञान लिया, जो बिहार में ट्रेडिशन चलता है कि पहले +2 जो बच्चा एडमिशन उसको जरूर इंजीनियरिंग या मेडिकल में झोंका जाता है, भले झोंका के बाद निकले या ना निकले। हमको भी झोंका गया, कहने के लिए ठीक है स्टूडेंट थे, पर उस पर लंबा कहानी नहीं सुनाएंगे कि उतना नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, नहीं निकला IIT, कुछ जगह पे BIT या जो भी निकला। फिर हुआ कि दिल्ली में जाओ, तैयारी करो, IAS निकालो। बिहारी नहीं होता, दूसरा टारगेट वही होता है। अब गया तो हुआ कि कौन विषय ले, बड़ी रिसर्च के पहले केमिस्ट्री में लिए, फिर उसको समझाया कि केमिस्ट्री में तुम फिर रह जाओगे, ले लो हिस्ट्री, बस थोड़ा वर्ड का अंतर रहेगा, HISTORY, नहीं समझोगे। मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि केमिस्ट्री का जो रूम पार्टनर था वो IAS बना, और हिस्ट्री वाला का भी एलाइड हुआ, IRS भी एलाइड, वो भी ISC में कल है, हमरे नहीं हुआ, नहीं समझे होंगे। तो कई लोग लिखा रहता है जो रहेगा जीवन है, लोग ऐसे फेंक रहे हैं। संजय गोयल नाम है, मेघालय कैडर में है, डालिएगा गूगल पे अभी मिल जाएगा संजय गोयल, लिखिएगा कि संजय सर को जानते हैं, नहीं समझे होंगे। केमिस्ट्री का था मेरा दोस्त, अगिल का था, हिस्ट्री का संजय, वो तो गया का ही है, पूरा नाम का संजय यादव है, ऐसे संजय कुमार लिखते, टाइटल पे नहीं बात करनी चाहिए। तो वो जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वो गया से थे, उनको IRS MP कैडर में है वो भी, तो दोनों मोहम्मद से ही हैं, पर हम बॉ में हैं, बिहार में, हमको कोई कैडर नहीं है। तो ये सब कहानी होती है। तो साइंस वाला सब अच्छा करता है। अब इतिहास चुनने के बाद बहुत सुकून मिला, जो मेरा असफलता दूसरे कारणों से, दूसरा विषय हम नहीं समझ के ले पाए और हम अच्छा नहीं कर पाए, जो भी है। तो जब जो कंटिन्यूटी चेंज की जो दोस्तों बातें हैं, वो आपको वैदिक से दिखाई पड़ता है। अब वैदिक को पढ़ते समय ये ना सोचे कि हम वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। आज से लगभग 2000, 3000, 2500 वर्ष पुराना इतिहास। आप सोचिए कि वैदिक हमारे पूर्वज थे, आर्य जो लोग थे, हम लोग भी तो आर्य मूल से ही हैं, द्रविडियन तो कोई नहीं ना साउथ इंडिया से हैं, सब लोग आर्य ही हैं, ठीक है, मिक्सिंग हो सकता है। आइए, तो यहाँ पे दोस्तों आप पाएंगे कि वैदिक का जो सामान्य परिचय होगा उसमें आप पढ़ेंगे कि ये हड़प्पा से पहले यहीं से पढ़ाई की शुरुआत, कंटिन्यूटी चेंज की बातें, 2 पार्ट में अध्ययन। और एक बात तो और भी है, इतिहास की परिभाषा में बोलते हैं कि साक्ष्य आधारित अध्ययन होता है। आप हड़प्पा को जब पढ़ते हैं तो क्या उसके आप स्क्रिप्ट को पढ़ पाते हैं? नहीं।
साक्ष्यों की कमी है कि नहीं? आपके पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है। क्या आप लिखित साक्ष्य को पढ़ पाते हैं? नहीं। लेकिन आप वैदिक में आपको लिखित साक्ष्य भी है। ये अलग डिबेट है कि वो लिखित साक्ष्य उस काल का है कि बाद का है, लेकिन है ना भाई, बाद ही में लिखा गया हो, ये साक्ष्य तो है उस समय का। कई विद्वान तो वहां से भी ऐतिहासिक मान लेते हैं। ऐसे बहुत जन से नॉर्मली माना जाता है, पर कई बार वहां से ऐतिहासिकता की शुरुआत दिख जाती है कुछ संदर्भ में। तो आप अपनी शुरुआत वैसे लिख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन का बात है। दूसरा जो आपको समझना है वो मैंने आपको बताया था, सोर्सेस क्या हैं। तो सोर्सेस यहाँ भी दो तरह के थे, एक था साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। पुरातात्विक में यहाँ पे आप मेनली पाएंगे पॉटरीज, या जिसको मृदभांड बोलते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन के कलर से भी किसी कालखंड की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आप पाइएगा कि हड़प्पा पीरियड में BRW मृदभांड थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मृदभांड। ऐसे मिट्टी का बर्तन को आप देखिए, जो कुम्हार पकाता है तो लाल कलर का रहेगा और उस पर फिर काली पुताई कर दिया गया, तो उसी तरह का आपको उस समय आपको दिखाई पड़ेगा। आइए वैदिक में क्या पाइएगा? पूर्व वैदिक काल में जो मिट्टी का बर्तन है वह आपको OCP है। सॉरी, सीजन चेंज बड़ा अजीब सा रहता है, कभी कहीं ऐसे चलता है, नहीं चलेगा। तो OCP को दोस्तों बोलते हैं ओक्रे पेंटेड वेयर या गेरू वर्णी मृदभांड। गेरुआ कलर का मृदभांड आपको पूर्व वैदिक काल में खूब मिलेगा। और वैसे ही लेटर वैदिक पीरियड, जिसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, 1000 BC टू 600 BC, उसमें आपको चित्रित धूसर मृदभांड मिलेगा। तो एक तो आप थोड़ी सी चर्चा कर देंगे कि अर्ली वैदिक का जो पॉटरीज है, विच टाइप ऑफ पॉटरीज? OCP। और लेटर वैदिक में क्या है? PGW। और इस बात का उल्लेख आप जनजीवन भी कहीं कहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरी बात है लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर से भी दोस्तों से खूब जानकारी मिलती है। वैदिक लिटरेचर में क्या क्या है? 4 चीजें, चारों वेद, उनसे रिलेटेड ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जो लिटरेचर है वो वैदिक चीजों को, चारों वेदों को एक्सपैंड करने का, उसको विस्तारित करने की बातें उसमें है। अब इसमें आपको क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन में आएगा कि वैदिक साहित्य का क्या महत्व है, या वैदिक साहित्य से आप क्या समझते हैं। तो वैसा साहित्य जिसे वैदिक काल की जानकारी मिलती है उसे वैदिक साहित्य कहा जाता है। और इसमें चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। दोस्तों अब आते हैं चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में मंत्र हैं। सामवेद में उन्हीं मंत्रों को गायन के साथ दिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी कर्मकांडों की बात है और अथर्ववेद में जादू, टोना, औषधि की बात है। ऋग्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण हैं, आरण्यक है, उपनिषद हैं, उनके नाम है ऐतरेय, कौशिकी, और आरण्यक भी इसी नाम से और उपनिषद भी इसी नाम से हैं। तो वहां पर एक आप कोडिंग कर लेते हैं कि ऋग्वेद 1 नंबर पर है और इसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में एक है। तो आपको लिखते समय थोड़ी मदद मिलती है, चूंकि वो याद रहता है, एको करके वहां पे चीजें हैं। इसी में आप पाएंगे सामवेद के बारे में। सामवेद जो दोस्तों है, तो आप पाएंगे कि सामवेद जो संगीत प्रधान ग्रंथ है, सामवेद के ब्राह्मण का नाम है तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। आरण्यक का नाम है छांदोग्य और जैमिनीय, और उपनिषद का नाम है छांदोग्य जैमिनीय। चाहे तो कोडिंग बना सकते हैं, तज छज छज, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसको लिखें, बस उदाहरण कुछ कोट कर देने से लगता है कि ये इनको जानते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पास ज्ञान रहेगा, उन्हीं ज्ञान के आधार पे आप विश्लेषण कर सकते हैं। कुछ आएगा तभी आप उसकी तुलना करके लिख पाते हैं। सच्चाई यही है, ये नहीं कि विश्लेषण बाहर से आ जाता है, ज्ञान दोनों मिला हुआ होता है। दोस्तों अब इसी में आप आ जाएं, तीसरा पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी जो ब्राह्मण हैं, आरण्यक है, उपनिषद में ब्राह्मण में आप पाएंगे शतपथ ब्राह्मण के बारे में आप देखेंगे। वैसे ही
जब आप पाएंगे लास्ट में अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, और इसका कोई आरण्यक नहीं है, और उपनिषद में मुंडकोपनिषद है जो बड़ा पॉपुलर है। इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। जब आप पीटी पढ़ते तो वहाँ पे चर्चा है, चूँकि ये हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल की क्लास है जिसमें हम लोग अभी प्राइमरी बेसिक बातें वो पढ़ रहे हैं जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। मेरे याद है पहले बार दोहराना चाहिए फिर नया पढ़ना चाहिए। फिलहाल तो ये वेद का स्वरूप था, वैदिक साहित्य का स्वरूप था। देन एक टॉपिक आता है कि वैदिक साहित्य का महत्व क्या है। तो महत्व को मैंने आपको 8 बिंदुओं पे चर्चा की थी, जिसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहला तो वैदिक काल का नाम ही पड़ा है वैदिक साहित्य के स्तर पर, तो ये तो महत्व इसी से क्लियर है। और किसी चीज़ का नाम ही उसके सोर्स पे पड़ जाए तो महत्व ही महत्व है। जैसे एंशिएंट इंडिया में आप सुनते हैं संगम काल, किस आधार पर दोस्तों? संगम साहित्य के आधार पर। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में 2 ऐसे कालखंड हैं जिनका नामकरण उनके साक्ष्यों के आधार पर हुआ है, जैसे एक वैदिक और दूसरा संगम। आप चाहें तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं वैदिक किसी आंसर। मैं अक्सर कहता हूं कि आंसर की शुरुआत बड़ी रचनात्मक होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, वो एक अच्छा फील देता है एग्जामिनर को पढ़ते समय, क्योंकि वो कई कॉपियाँ चेक करते हैं। मैंने आप सबको दिया भी है कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, अच्छा उत्तर कैसे लिखे, तो ये बहुत ज़रूरत है। तो जिसमें कि अच्छी शुरुआत हो, वो आपको अट्रैक्ट करे, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे, वो आपके उत्तर को पढ़े। जैसे आपने ये लाइन लिख दिया कि भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 कालखंड अपने स्रोतों के नाम से ही जाने जाते हैं, जिसमें एक है वैदिक और दूसरा है संगम। तो ये भी कुछ स्टाइल होगी, मतलब कि थोड़ा सा अलगाव जो कि आपकी कॉपी को अलग कर सके। दोस्तों यही पर इस बात की चर्चा है कि नाम उसी पर बना है, इसके माध्यम से ही वैदिक काल जैसा महत्वपूर्ण कालखंड हमारे समक्ष आता है। तीसरा, इससे आपको सारे जीवन के हर पक्ष की जानकारी मिलती है। चूँकि वैदिक साहित्य जो है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ग्रंथों में से है। आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथों में से है। किस भाषा में है? संस्कृत में है। कैसी लिपि है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। तो आप पाएंगे कि इसके माध्यम से आप भाषा का विकास भी समझ सकते हैं, और आप इसके माध्यम से लिपि का भी विकास समझ सकते हैं। अगर कोई आपको शुरुआती चीज़ दिख जाएगा तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे ब्राह्मी लिपि से भारत की कई सारी लिपियाँ आई। आज भारत में कई लिपियाँ हैं, जैसे आप पढ़ते हैं पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में है, तो आप पाइएगा कि गुरुमुखी लिपि का भी ऑरिजिन ब्राह्मी से है। हिंदी जो हमारी है वो देवनागरी लिपि में है, और देवनागरी का भी जो ऑरिजिन है वो ब्राह्मी में है। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में अगर मलयाली पढ़ेंगे, आप तेलुगु पढ़ेंगे, तमिल पढ़ेंगे, इन सब का जो स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मी से ही डेवलप्ड हुआ है। मतलब भारत के मैक्सिमम लिपियों की जननी कौन है? ब्राह्मी, जिसमें कि संस्कृत भाषा दिखता है, और मैक्सिमम जो भाषाएं उसकी जननी क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत में ऋग्वेद है और ब्राह्मी में लिपि में ऋग्वेद है, भाषा संस्कृत है और स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। तो और उसी से सभी का विकास हुआ है, इसके माध्यम से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। यही नहीं, आप वैदिक काल को समझ करके जो भारत में संस्कृति परंपरा का विकास है, कि हमारे यहाँ धर्म कैसे विकसित हुआ, हमारा समाज कैसे विकसित हुआ। अब इस समाज में पढ़ते हैं कि आज जाति व्यवस्था एक बड़ी सच्चाई है, और उसका जो शुरुआती रूप है, उसका जो ओरिजिनेशन प्रॉपरली दिखता है वो आपको वैदिक काल, जिसकी मैं चर्चा भी करूँगा। तो वही नहीं, पॉलिटिक्स में भी जो आप बात पढ़ते हैं उसका व्यवस्थित रूप वहीं से दिखता है। जैसे 2 बातें मैं बोलना चाहूँगा। आप जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको समिति और सभा की चर्चा मिलती है। समिति क्या था? आम सभा थी, जिसमें कोई भी कबीले के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सभा क्या है? उसमें वृद्ध और कुलीन लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, जो एलिट लोग हैं।
आज भी आप खुद गौर कीजिए, संसद के 2 अंग होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा है। तो लोकसभा राज्यसभा कुछ न हद तक समिति और सभा उसके पुराने रूप माने जा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये भी आप सीखते हैं कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक लक्षण है, जो जनतंत्र के लक्षण है, राजा जो थे वो निर्वाचित होते थे। यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो वो भी हमारे यहाँ समिति और सभा के द्वारा राजा का निर्वाचन को पुष्ट